Greetings everyone. Today we are going to start with a new chapter, chapter number 5 of geography, water. वाटर हमारी अर्थ पे कहाँ कहाँ पर लाई करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमारी अर्थ जो है हम उसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर. वाटर हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है इसलिए हम उसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. किसी और प्लैनेट पे हमें जो वाटर है वो प्रेजेंट नहीं है, वो नहीं मिलता है. अब वाटर जो है वो हमेशा एक ही फॉर्म में नहीं रहता, वो सर्कुलेट होता रहता है टाइम टू टाइम. हमारी अर्थ के ऊपर वाटर जो है सन की हीट की वजह से एवापोरेट होता रहता है और एवापोरेट होने की वजह से जब वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है तो वहाँ पर कूल होके, ठंडा होके वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और क्लाउड्स की फॉर्म ले लेता है. अब ये क्लाउड्स जब कंडेंस होते होते काफ़ी हैवी हो जाते हैं तब ये प्रेसिपिटेट करते हैं और रेन या स्नो की फॉर्म में जो है दोबारा से अर्थ के ऊपर गिरने लगते हैं, जिसको कि हम रेनफॉल भी बोलते हैं और प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं. तो ये जो सारा प्रोसेस है, जो वाटर के एवापोरेट होना, कंडेंस होना, देन प्रेसिपिटेट होना, इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल. तो इस टाइप से जो वाटर है हमारी अर्थ के ऊपर मूव होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है. अब ये जो वाटर है हमेशा से वही वाटर है जो कुछ साल पहले था. अब आज जो वाटर एक रिवर में है, प्रोसेस होने के बाद, सर्कुलेट होने के बाद वो कहीं पर और होगा, लेकिन वाटर वही सेम का सेम ही रहता है. और हमारे अर्थ के ऊपर जो मेन वाटर बॉडी है वो क्या है? हमारी ओशियन. लेकिन उसका जो वाटर है वो बिल्कुल सलाइन वाटर होता है, नमक वाला पानी होता है. और एक ओशियन वाटर के अंदर 35% जो है, अगर हम ग्राम्स में इसको मेज़र करते हैं तो 1000 ग्राम वाटर के अंदर 35 ग्राम जो है वो सॉल्ट होता है. एंड जो फ्रेश वाटर है वो हमें जनरली कहाँ से मिलता है? रिवर, पोन्ड्स, ओशियन, लेक्स एंड ग्लेशियर्स ऑल्सो, इनसे हमें फ्रेश वाटर मिलता है. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ क्या है, इसमें एक टेबल दी हुई है. देखिए, ओशियंस में दिया हुआ है 97.3 वाटर जो कि सलाइन वाटर है. उसके बाद अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आइस कैप्स में, वाटर, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर, इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक. इसमें अलग अलग परसेंटेज दी हुई है कि कितना कितना वाटर जो है वो अवेलेबल है. इस टाइप से करके 100% वाटर हो जाता है. अब इसके बाद साइड में देखिए कॉर्नर में दिया हुआ है डू यू नो के अंदर कि सैलिनिटी ऑफ वाटर 1000 ग्राम्स में, जो भी बताया मैंने आपको कि 1000 ग्राम्स में अंदर अगर हम मेज़र करते हैं सलाइन वाटर को तो उसके अंदर 35 ग्राम्स जो है वो सॉल्ट मिलता है. उसके बाद नीचे ही दिया हुआ है डू यू नो के अंदर कि डेड सी जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा सी है जिसकी सैलिनिटी जो है 340 ग्राम्स है पर लीटर ऑफ वाटर. 1 लीटर के अंदर 340 ग्राम्स यहाँ पर जो है सॉल्ट मिलता है. इसी वजह से इस ओशन के अंदर जो कोई भी है वो डूबता नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर फ्लोट करती रहती है क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है. उसके बाद ओशन का सर्कुलेशन, ये इस जो चैप्टर है इसका ये मेन टॉपिक है, ओशन सर्कुलेशन. ओशन के अंदर जो वाटर है वो कंटिन्यूस सर्कुलेट होता रहता है. कहीं पर आप कोस्टल एरिया में गए होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि ओशन का पानी कंटिन्यूस फ्लोट करता रहता है, मूव करता रहता है, एक जगह स्टेबल नहीं है. तो उसके 3 बेसिक रीजंस होते हैं कि वाटर जो है वो कैसे कैसे मूव करता है. फर्स्ट है वेव्स के थ्रू, देन टाइड्स के थ्रू एंड देन लास्ट वन इज़ करंट्स, ओशन करंट्स. तो 3 कंडीशंस के अंदर जो वाटर है उसके अंदर सर्कुलेट होता है. अब इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट है हमारे पास वेव्स. वेव्स ओशन के अंदर कैसे बनती हैं? वेव्स बनती हैं हमारे विंड के प्रेशर की वजह से. हवा का प्रेशर जितना होगा वो पानी को अपने साथ जो है फ्लोट करके ले जाएगा. अगर वाटर प्रेशर, विंड प्रेशर ज़्यादा है तो वेव्स जो हैं वो थोड़ी हाई बनेंगी, लेकिन अगर वाटर प्रेशर जो कम है तो वेव्स थोड़ी सी लो बनेंगी. ठीक है, पानी की जो अप डाउन मूवमेंट होती है विंड की वजह से उसको हम बोलते हैं वेव्स. लेकिन कई बार वेव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो जाती हैं, लाइक सुनामी वेव्स. ये टाइड्स नहीं है, ये वेव्स हैं. ये किस वजह से होती हैं? कई बार विंड का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर ओशन या सी एरिया में अर्थक्वेक आ जाता है या कोई अंदर लैंडस्लाइड हो जाती है या कोई वोल्केनिक एरप्शन हो जाता है तो उसकी वजह से जो वेव्स हैं वो हाई हो जाती हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है और वो जब हमारे कोस्टल एरिया से टकराती हैं तो बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं सब चीज़ों को. इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है 2004 के अंदर इंडिया के कोस्टल एरिया जो साउदर्न पॉइंट है हमारा इंदिरा पॉइंट, वहाँ पर
सुनामी आई थी जिसने कि बहुत ज़्यादा जो है नुकसान किया था कोस्टल एरिया के अंदर। यहाँ पर उस सुनामी की पूरी डिटेल दी हुई है कि जो 2004 में सुनामी आया था उसकी वजह से क्या क्या जो है हार्मफुल चीज़ें हुई थी वहाँ उस एरिया में। उसके बाद आती है हमारी टाइड्स। अब टाइड्स और वेव्स देखने में एक जैसी लगती हैं कि ये भी ओशन में का मूवमेंट्स है, वो भी ओशन के अंदर मूवमेंट्स है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। अब वेव्स का जो मूवमेंट है वो होता है विंड के प्रेशर की वजह से, जबकि टाइड्स का जो मूवमेंट होता है ये भी अप डाउन मूवमेंट ही है वाटर का, लेकिन ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा जो हमारा सन एंड मून के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से होता है। जैसे हमारी अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी तरह से सन और मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो जब पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से जो पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो थोड़ा अप हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं टाइड्स। अब टाइड्स भी दो तरह की होती हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड। जब पानी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा अप हो जाता है उसको बोलते हैं हम हाई टाइड, और जब मूवमेंट नीचे हो जाता है, पानी वाटर लेवल दोबारा नीचे आ जाता है, उसको हम बोलते हैं लो टाइड्स। अब ये टाइड्स किस वजह से बनती हैं, देखो टाइड्स हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने, नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड। जब हमारा सन, मून और अर्थ एल शेप में होते हैं, ठीक है, अर्थ और देखो अर्थ और सन आमने सामने हैं, लेकिन मून जो है अपवर्ड्स दिया हुआ है, ये डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, मून ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन होगा एल शेप में ही। 90 डिग्री के एंगल में जब ये तीनों चीज़ें होती हैं तब हमारी होती है नीप टाइड। इसका रीज़न क्या होता है कि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मून का अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो दोनों जो है क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन में है, अब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके काट रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और टाइड जो है वो कम बनती है। नीप टाइड के अंदर जो टाइड्स होती हैं वो लो टाइड्स रहती हैं, कम ऊपर उठती हैं वो। दूसरी है हमारी स्प्रिंग टाइड। जब हमारा सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में हो, ज़रूरी नहीं है कि मून बीच में हो या अर्थ ही बीच में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन वो होनी चाहिए एक ही लाइन में, ठीक है। जब वो तीनों चीज़ें एक ही लाइन में होती हैं हमारी, तब हमारी होती है स्प्रिंग टाइड, और इस टाइम पे हमारी हाई वेव्स बनती हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, अपनी साइड खींच रही हैं। तो एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पड़ रहा है, इसकी वजह से वो पानी ज़्यादा ऊपर आता है और हाई वेव्स बनती हैं। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसके अंदर। उसके बाद आते हैं हमारे ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होते हैं, कई बार ओशन के अंदर वाटर जो है एक पर्टिकुलर रिवर या स्ट्रीम की तरह से एक ही डायरेक्शन में फ्लोट करता है। अभी वेव्स और टाइड्स में क्या होता है कि एक हवा की प्रेशर की वजह से अलग अलग साइड भी जा सकता है, कि जिस साइड फोर्स जा रहा है उसी साइड ही हमारा वाटर जा रहा है, जिस साइड हमारा विंड का फोर्स है। लेकिन करंट्स के अंदर क्या होता है कि वाटर जो है पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, और हमें ऐसा वो देखने में ऐसा फील होता है कि ओशन के ऊपर कोई रिवर बह रही है। उसको उस बहती हुई वो जो रिवर या स्ट्रीम है उसको हम ओशन करंट बोलते हैं। अब ये ओशन करंट जो है ये भी दो तरह के होते हैं हमारे, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। जब ओशन का वाटर इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं वार्म करंट, क्योंकि इक्वेटर पे जो ओशन का वाटर होगा वो गर्म होगा, क्योंकि वहाँ पे सन की जो रेज़ है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे पानी गर्म मिलेगा और पोल्स की तरफ पानी जो है वो ठंडा मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर इसको हम बोलेंगे वार्म करंट, जब हमारा जो वाटर है इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव हो रहा है। लेकिन जब हमारा ओशन का वाटर पोल से इक्वेटर की तरफ मूव होता है, दैट मीन्स कि ठंडे एरिया से गर्म एरिया की तरफ आता है, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड करंट, ठीक है। इसमें दो करंट्स के एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, लैब्राडोर करंट विच इज़ कोल्ड करंट एंड द गल्फ स्ट्रीम विच इज़ वार्म करंट। ये दो रिवर्स हैं ओशन के अंदर, ठीक है, स्ट्रीम के जैसे, स्ट्रीम या रिवर कुछ भी कह सकते हैं आप इन्हें, जो कि कोल्ड करंट एंड वार्म करंट के आपके एग्जांपल्स हैं। ये आपको एक मैप दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको ओशन करंट्स दिए हुए हैं, एरोज़ के थ्रू इनके नेम मेंशन किए गए हैं, ठीक है। इसको डायग्राम को आप इसे ऑब्जर्व करना है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ आपको देखने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक हमारे करंट्स जो हैं वो मूव करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि पर्टिकुलर जो लाइक लैब्राडोर करंट है वो किस एरिया में है, या गल्फ स्ट्रीम है वो किस एरिया में है, ठीक है। इस टाइप से नेम सिर्फ आ सकते हैं इसके, पूरा मैप के थ्रू आपको लर्न नहीं करना है ये।
अब इस तरह से जो करंट्स हैं, हाँ इसमें एक और मेन चीज़ जो है हमारी मिस हो गई है बीच में, वो क्या है कि जहाँ पर ये दोनों स्ट्रीम्स आपस में मिल जाती है, कई बार जो है एक साइड से मान लो पोल से इक्वेटर की तरफ रिवर आ रही है और एक रिवर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही है, और बीच में रास्ते में वो कहीं ना कहीं आपस में मिल जाती हैं किसी पॉइंट पे, अगर वो पर्टिकुलर मिल जाती हैं, वैसे जैसा जनरली कम होता है, लेकिन कई बार एक दूसरे का रास्ता काटती हैं और एक जगह पर मिक्स हो जाती हैं, तो उस जगह पे जो है फ़िशिंग के लिए वो सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। फ़िशेज़ ऑलमोस्ट उसी एरिया में लाई करती हैं जहाँ पर वो दोनों रिवर्स आपस में मिलती हैं, और जो फ़िशर्स होते हैं उसी जगह पर फ़िशिंग ज़्यादा करते हैं जहाँ पर ओशन करंट ज़्यादा होते हैं। लेकिन नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें रास्ता पता करना है और उधर एरिया से निकलना है, कोई शिप निकलना है, तो उसके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो वाली पर्टिकुलर जगह जहाँ पर ये दोनों करंट्स मैच करते हैं, क्योंकि वो एरिया जहाँ पर दोनों करंट्स रिवर्स आपस में मैच करती हैं, मिक्स होती हैं आपस में, वो बिल्कुल फोगी एरिया होता है, वहाँ पर बहुत फोग होती है, उनको रास्ता देखने में बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो फ़िशिंग के लिए ये बेस्ट पॉइंट है, लेकिन नेविगेशन के लिए जो है ये बिल्कुल ही वर्स्ट पॉइंट है वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।